अच्छा बेटा, हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, वहीं से दोबारा शुरू करते हैं कि एक वेक्टर में, इसमें आपको ट्राइंगल लॉ में यहाँ से जाऊंगा, ये 4 है, ये 3 है ना। अब ट्राइंगल लॉ में उन्होंने क्या किया वो अभी आपको बताता हूँ। पहले इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे। ये देखिए, अगर ये 4 और ये 3 है तो इसका रिजल्टेंट तो चलो सीधा आ जाएगा, ये 4 और ये 3। यहाँ एंगल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पाइथागोरस जानते हैं कि अगर दो परपेंडिकुलर साइड्स हों तो जो रिजल्टेंट होता है वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट। मैं बाद में इसको ट्राइंगल लॉ वगैरह लगाकर भी बताऊंगा। ये थीटा 90 हो गया। अब इसमें काम कैसे चलेगा ये देखो, अगर ये 4 और ये 3 हो गया और यहाँ एंगल हो गया 60। आपको एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि एक वेक्टर जो है वो अगर 1 डायमेंशन में है तो उसकी एक ही डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अगर वो 2 डायमेंशन में है, यहाँ ये वेक्टर जो है ना सेकंड, ये बेसिकली 2 डायमेंशन में है। देखिए कैसे। अब मैं आपको एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। वो ये है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सीधा चलूँ, मान लीजिए ये 4 फीट हो गया, अब मैं 3 फीट ऐसे स्लांटिंग जाऊंगा। जब मैं 3 फीट ऐसे स्लांटिंग जाऊंगा तो उसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक इस तरफ एक इस तरफ। यानी कि ये स्लांटिंग जाने का मीनिंग हुआ कि एक मैंने ये और ये वेक्टर यानी कि एक्स और वाई साइड बाय साइड कवर किया है। मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में भी ये बात समझाने की कोशिश की थी। उसमें हमने एक एप्लीकेशन की थी कि अगर ये 3 है तो उसका जो इस तरफ और इस तरफ कंपोनेंट आएगा, 3 का कंपोनेंट इस तरफ 3 cos 60 होगा और इस तरफ 3 sin 60 होगा। किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको यहां मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर एक वेक्टर मेरे पास ये b है और ये थीटा है, मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेता हूं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज है। आपका जो साइन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, जो आपका कॉस थीटा होगा वो आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा। सो यहां से जो परपेंडिकुलर है वो बी साइन थीटा आ जाएगा और जो बेस है वो बी कॉस थीटा आ जाएगा। राइट, इसका मतलब इसका इस तरफ कंपोनेंट कॉस है और ये साइन है। ये देखिए यहां भी हमने वही किया, ये 3 है, बी की जगह 3 आ गया, 3 cos 60 3 sin 60। अब जो sin 60 है √3/2 होता है और cos 60 1/2। अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो इसको अब हम ऐसे करेंगे। ये देखिए टेक्निकली ये अगर 1/2 ले लें तो ये 3/2 आ गया। 3 sin 60 क्या हो गया, 3√3/2। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये खत्म हो गया। इसको मैंने 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। जैसे ये 5 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 5 होता है ना। या तो मैं यहां से यहां रिजल्टेंट सीधा 5 लिखूंगा या मैं 4 and 3 लिखूंगा। दोनों इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते। आइदर यू विल राइट 2 कंपोनेंट्स और यू विल राइट रिजल्टेंट। या तो मैं यहां से यहां 60 डिग्री पर 3 लिखूं तो यहां मैं उसको 3 cos 60 and 3 sin 60 लिखूं। अब देखिए यहां अगर इसको मैं a बोल दूं, ये b, ये c और ये d है ना। अब मैंने ये रिजल्टेंट निकालना बेटा, ये ओके, यहां से यहां तक a से c। मैंने इसको खत्म कर दिया, इसका मैंने बेस एंड परपेंडिकुलर बना लिया। अब मैं b यूज नहीं करूंगा, मैं सीधा ट्राइंगल लूंगा a c and d। देखो ये आ जाएगा a c and d। इसमें यहां से यहां तक 4 है और उसके आगे 3/2 है। 4 a से b, b से d, टोटल बेस कितना हो गया a c d का। मेरी बात समझ लग रही बेटा। हमने इसके 2 कंपोनेंट लेकर इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, क्योंकि आपने 9th-10th में पाइथागोरस पढ़ी है, वही उसी तरीके से चलने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 3/2 है। ये है 4 प्लस 3/2। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेना और परपेंडिकुलर आ गया 3√3/2। ओके जी। और अब देखिए आपका जो रिजल्टेंट यहां से ऐसे सीधा 4 and 3 का स्क्वायरिंग एडिक आ गया था। सो इसका भी तो रिजल्टेंट यहां फिर हम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 3√3/2 स्क्वायर अंडर रूट आएगा। सो ये है ट्राइंगल। आप समझ रहे हैं मेरी बात।
ट्राइंगल लॉ में क्या है कि अगर कोई एंगल दिया हो फिर भी रिजल्टेंट निकालना तो उसके लिए हम एक वेक्टर के दो कंपोनेंट बना लेते हैं, जैसे ये आपके सामने मैंने किया है। ठीक है जी, इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ। अब ये करना तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा, फिर ट्राइंगल लॉ की प्रॉपर डेफिनेशन देता हूं। ये देखिए, ये 4 है और ये आपका 3 है। अगर बेटा ये 120 हुआ ना, देखिए बाद जो बचता है वो 60 है, राइट। अब इसके जो कंपोनेंट हो गए, जैसे ये ए हो गया यहां से यहां तक, अब मैं यहां राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। ठीक है, अब ये 3 है, 3 का इस तरफ कंपोनेंट जो होगा यहां से यहां तक वो 3 cos 60 होगा, और ये जो है वो 3 sin 60 होगा। हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये 3/2 है, ये 3√3/2। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, यानी कि इस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है। इसमें आगे जा रहे थे आप स्लैंटिंग इस तरह गए कि थोड़ा आप आगे गए और थोड़ा ऊपर चले गए, और इसमें क्या है कि आप आगे जाकर वापस आ रहे हैं, है ना। वापस आने का मतलब है कि जो इसका आपका यहाँ वेक्टर 4 था वो बढ़ रहा था, इसका इसमें 4 कम होएगा। कैसे, ये देखिए, ये 4 में 3/2 ऐड हो गया। जैसे मैं इसको ये आपने जो यहाँ लिया A B C एंड D ले लूं। देखिए पहले मैं A से B गया, यहाँ मैं A से B गया, जब मैं स्लैंटिंग गया तो B से D में और आगे गया। प्रैक्टिकली जब मैंने 3 को 3/2 एंड 3√3/2 में ब्रेक कर लिया तो मैं आगे जा रहा हूँ, मेरा टोटल बेस है जो बढ़ गया। अब इसमें क्या है, पहले मैं 4 आगे जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये 4 मैं आगे जा रहा हूँ और फिर मैं 3/2 वापस आ रहा हूँ यहाँ तक। पहले मैं 4 आगे गया, 3/2 वापस आया। सो मेरा जो यहाँ AD है वो ये बचा, ये देखिए ये A ये D। अब ये क्या बचेगा, 4 - 3/2। अब डिफरेंस समझ रहे हैं कि एंगल एक्यूट होता है तो रिजल्ट हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है और बढ़ी, और जब एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बढ़ने की बजाय कम हो गई, क्योंकि ये आगे नहीं गया, ये आगे जाकर थोड़ा वापस आ गया। ठीक है जी। अब आपका जो परपेंडिकुलर है यहाँ, ये वो सेम है, वो 3√3/2 है। देख समझे ना बेटा, मैं A से B जाकर यानी कि 4 आगे जाकर 3/2 वापस आ गया, ये जो रिजल्टेंट है वो ये बचा, और ये जो है वो यही है। अब आप देखिए, अगर आप यहां से यहां आएंगे तो धागा तो आपका ऐसे ही होगा ना, थ्रेड विल बी लाइक दिस। तो ये जो रिजल्टेंट है, अब इसका और इसका स्केलिंग एडिंग होगा, इट इज 4 - 3/2 स्क्वायर प्लस 3√3/2 स्क्वायर अंडर द रूट। सो दिस इज योर इफेक्टिव रिजल्टेंट। मैं आपको ट्रायंगल अगर समझाने की दोबारा एक बार कोशिश करूं तो अगर आपके दो वेक्टर जैसे ये परपेंडिकुलर है तो मैं सीधा रिजल्टेंट ले लेता हूं, ठीक है। अगर दो वेक्टर है तो वो सीधा रिजल्टेंट आ गया, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, उसको पाइथागोरस लग सकती है ना। हमने बेटा ये पाइथागोरस बेसिकली हर क्वेश्चन को पाइथागोरस बनाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने 9th में ज्यादा ग्रिप ही पाइथागोरस पर की है। जिस तरह का मैथ्स आपको आता है उससे काम करेंगे, लेकिन बाद में जब आपको ये क्लियर हो जाएगा हम सीधा फार्मूला भी लगाएंगे। पहले मेरा मकसद था कि आपको ट्रायंगल समझा दूं तो होता क्या है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखा है वो फार्मूला याद कर लेते हैं, बाद में उन्हें मीनिंग नहीं समझ लगता। अब मीनिंग क्लियर है, 4 और 3 का रिजल्टेंट ये आ गया। अगर 4 सीधा जाकर ऊपर जाता है तो ये रिजल्टेंट है, अगर 4 आगे जाकर स्लैंटिंग थोड़ा जा रहा है एक्यूट एंगल पर तो वो बेस बढ़ रहा है। ये देखो, ये पहले 4 है फिर 3 है, बेस थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। अगर बेस बढ़ गया तो रिजल्टेंट भी बढ़ा होगा, राइट। और इसमें अगर हम अब ये देखें कि अगर मैं एक्यूट एंगल पर टर्न ली, ये मैं पहले सीधा जा रहा था फिर मैंने एक्यूट एंगल पर टर्न ली तो उससे बेस बढ़ गया। ये मैं सीधा जा रहा था, मैंने ऑब्ट्यूज एंगल पर टर्न ली, ठीक है जी। तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग यही है कि सबसे पहले मैं अगर डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो ये 4 मीटर है या 4 फीट है और इस तरफ ये 3 फीट है, वो सीधा ही रिजल्टेंट आ गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट। अब सेकंड जो है उसमें पहले मैं 4 फीट यहां जा रहा हूं और यहां से मैंने 60 डिग्री टर्न लिया, मैं उस तरफ जा रहा हूं, सो रिजल्टेंट थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि ये मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ी है, कुछ वर्टिकल भी नहीं आ गई। अब मैं वहां से यहां तक 4 मीटर ऐसे आता हूं, उसके बाद मैं 120 डिग्री, अब देखो यहां से मैं वापस जा रहा हूं एक किस्म से, सो आई एम कमिंग क्लोज टू दैट पॉइंट, नॉट गोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो इसमें 90 डिग्री पर सीधा ऐड हो जाएगा, 60 डिग्री पर और आगे जाएगा और 120 डिग्री पर वो टेक्निकली थोड़ा पीछे आएगा,
ठीक है जी। सो ये जो रिजल्टेंट है यहाँ 3 cos 60 आगे जा रहा है, 3 cos 60 पीछे आ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड दोनों 3√3/2 3√3/2 गए, इसमें रिजल्टेंट बढ़ गया, इसमें थोड़ा कम हो गया। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ट्रायंगल उस तरह से बताएंगे जैसे स्कूल में लिखना। ये तो टेक्निकल बात होगी ना सारी। अब देखिए आपके पास दो वेक्टर थे 3 और 4, 3 और 4 वेक्टर का सबसे बड़ा रिजल्टेंट ये होता है 3, 4 एंड 3। ये जो रिजल्टेंट हो गया इसको हम सीधा लिखेंगे 7। आर आ गया 4 + 3 7। अब इसका ये जैसे ये ए, ये बी, ये सी होगी ना एप्लीकेशन, तो ये ए का रिजल्टेंट है, ये बी है और ये सी है, और यहां मैं डी लिख देता हूं, और ये एक लास्ट है ई। ई में क्या है 4 आगे जाना और 3 पीछे आना, राइट। अब आगे जाकर जब मैं वापस आऊंगा तो ये रिजल्टेंट बचेगा इतना, ये क्या होगा 4 - 3 यानी कि 1। अगर आपने मेरी बात बेटा समझ लिया है तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि दो वेक्टर आपको जब भी दिए हो, ट्रायंगल ला का मैं कंप्लीट मीनिंग ये बना दिया पहले। मजेदार बात देखिए, मैंने ट्रायंगल ला के अभी तक डेफिनेशन नहीं बोली, आपको मैंने फिर भी कोशिश किया कि न्यूमेरिकली समझा दूं। इसमें क्या है कि ट्रायंगल ला में दो वेक्टर आपको दिए होंगे, आपने मिनिमम और मैक्सिमम के बीच सभी रिजल्टेंट निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर दो वेक्टर दिए हैं, है ना, अगर वो एक के बाद एक है तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट 7 होगा, यानी कि एंगल 0। यहां 3 और 4 के बीच एंगल क्या है 0, दोनों पैरेलल है, और यहां ये ऑपोजिट है, इनके बीच एंगल क्या है 180। ये देखो ना, मैं पहले 4 इस तरफ जा रहा था, अब मैं 3 इसी तरफ जा रहा हूं, तो कोई टर्म तो मैंने ली नहीं, एंगल 0 है। और इसमें मैं पहले आगे जा रहा था, अब देखिए वापस आऊंगा मैं, ये पूरा 180 डिग्री घूम गया वापस आने के लिए। सो यहां एंगल 180 डिग्री है। अब मैंने 90 डिग्री पर टर्न ली, मैंने सीधा जाना था, मैं इस तरफ हो गया, ठीक है। सो ये रिजल्टेंट आ गया। अब मैंने ए से भी जाकर 60 डिग्री पर टर्न लेनी थी, है ना, ये एक्यूट एंगल पर टर्न है, ये ऑब्ट्यूज एंगल पर। ध्यान से देखिए, वो एक्यूट एंगल है, रिजल्टेंट सबसे बड़ा है, ये एक्यूट एंगल है, रिजल्टेंट उससे छोटा आ गया, है ना। उसके बाद एंगल ऑब्ट्यूज हो गया, सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री पर रिजल्टेंट जो है अप्रोप्रिएट है, उसके बाद कम होना शुरू हो गया। यानी कि जहां तक एंगल एक्यूट रहेगा 90 से और 90 से कम, ये वो और ये केस। सो रिजल्टेंट आपका लार्जर वेक्टर से ज्यादा होगा, यानी कि 4 से उसका रिजल्टेंट भी बड़ा है, इसका भी बड़ा है और इसका भी बड़ा है, राइट। और जब आपका एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो आपका रिजल्टेंट कम होना शुरू हो गया, ठीक है जी। हाँ, ये नहीं मैं कहता कि 90 से अगर 89 कर दोगे या 85 कर दोगे तो वो 4 से कम हो जाएगा, लेकिन बेसिकली वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। दिस इज द पॉइंट। सो इसका मतलब ये है कि एंगल 0 से हम चेंज करते जाएं। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये एंगल 0 है, 0 पर सीधा ऐड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे करते करते जैसे जैसे एंगल बढ़ी जाएगा अपने आप सब्ट्रैक्शन होती चली जाएगी, रिजल्टेंट कम होता चला जाएगा, ठीक है बेटा। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रायंगल ला का बकायदा रूल बताते हैं, उसको आगे चलते हैं ट्रायंगल ला की डेफिनेशन से। ये आप दोबारा देख लीजिए, यहाँ 90 डिग्री पर स्केलिंग एडिंग, एक्यूट ऑब्ट्यूज, इसमें रिजल्टेंट बढ़ेगा, इसमें रिजल्टेंट कम होगा। और सबसे बड़ा रिजल्टेंट अगर एंगल 0 हो ट्रायंगल ला में तब होता है, और सबसे छोटा रिजल्टेंट, इसका मतलब दो वेक्टर सबसे बड़ा रिजल्टेंट डायरेक्ट एडिशन में देते हैं और सबसे छोटा डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन में। ट्रायंगल ला का क्या काम है, इन बिटवीन 0 to 180 सभी एंगल्स पर रिजल्टेंट निकालना। अब ट्रायंगल ला में आपको डायरेक्शन और रिजल्टेंट दोनों बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।